बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। वही हुआ जिसका डर था। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 मरहले के पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को प्रेमदासा स्टेडियम में आमने सामने आना था, लेकिन एक दिन कबल ही महकमा मौसमियात के रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबो में 74% बारिश का इम्कान मौजूद था, जो दुरुस्त भी साबित हुआ। बस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के कप्तान को इतना मौका मिल सका कि वो बारिश रुकने पर टॉस के लिए मैदान में आए। टॉस पाकिस्तान ने जीता और इस सूरत हाल में भी पहले बैटिंग को तरजीह दी, जिस पर साबिक क्रिकेटर्स ने इस फैसले पर हैरत का इजहार किया। लेकिन शायद आज पाक की भी टीमों का मैदान में उतरना मुमकिन था ही नहीं। इसीलिए तवील इंतज़ार के बाद मैच ऑफिशियल्स ने बाकायदा तौर पर मैच मनसूख करने का ऐलान कर दिया। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक एक पॉइंट मिल गए और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता ग्रुप मैचों का कोई भी पॉइंट और नेट रन रेट सुपर 8 में शामिल नहीं होगा। बारिश के बायस मैच तो ना हो सका, लेकिन पाकिस्तान के टीम सिलेक्शन समेत बहुत सी चीज़ों पर सवालात अब भी बरकरार हैं और आज इन्हीं बातों पर अपने प्रोग्राम में हम करेंगे खुलासा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, मैनेजमेंट के फैसलों और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मनसूख होने वाले मैच पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली हैट्रिक स्कोर करने वाले साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन। खुशामदीद कहते हैं आपको। और जलालुद्दीन साहब, आप क्वालिफाइड कोच हैं और आज बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम कोचिंग के सिनेरियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और लोग यहाँ पर हैरान हैं, परेशान हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 का पहला मैच बारिश की नज़र हो गया, टॉस हुआ और ये पाकिस्तान ने जीता। लेकिन सवाल ये है कि बारिश की वजह से डीएलएस के तहत फैसले की सूरत हाल सामने आ सकती थी, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का पहले बैटिंग करने का फैसला दुरुस्त था। आपकी कोचिंग क्या कहती है? थैंक यू याह्या हुसैनी, आपने इनवाइट किया अपने शो में। जहाँ तक आज की मैच की बात है तो ये तो हम इस मैच की हद तक तो बहुत सी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं, मगर असल चीज़ ये जो सिम्टम्स हैं, इसके पीछे जो स्टोरी है, उसको आपको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए और उससे आपको ये देखना चाहिए कि रीजंस क्या हैं। यानी तय कर लिया आपने, आप दवा नहीं देंगे, आप मर्ज की तह तक पहुंचेंगे, पहले आप एक्सरे करवाएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे। एग्जैक्टली, ऐसे आप जवाब नहीं ये देंगे। रोज आना आपके डिफरेंट मैचेस में आप डिस्कस करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, भाई वो तो सिम्टम्स है। असल बात क्या है, ये होता क्यों ऐसा? हम ही हर दफ़ा क्यों गलत फैसले कर रहे होते हैं, या हम क्यों अच्छे मैचेस में हार जाते हैं, या हम वो नहीं कर पाते जो हमसे एक्सपेक्टेशन होती है? भाई इसके पीछे रीजंस हैं। हम जो प्लेयर डेवलप कर रहे हैं वो एक एवरेज प्लेयर है, वो कभी भी बड़ी टीमों के आगे मुश्किल कंडीशन में परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। और फिर जो डिसीजन हम ले रहे हैं, आज तक हमारी टीम में अनसर्टेनिटी नज़र आती है, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर हो, वो सिलेक्शन हो, चाहे वो आपके डिसीजन मेकिंग हो। प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है टी20 में, वो मैचेस में हम देखते हैं कि नहीं हो रही। तो ये रीजंस हैं ओवरऑल, जिससे की वजह से आपकी टीम एक बी ग्रेड टीम है। पहले आप ये एक्सेप्ट करेंगे तो उससे आगे बढ़ते रहा। आज के डिसीजन ऑन पेपर अगर देखेंगे, इस क्लाइमेट में, इस कंडीशन में जब बारिश हो रही है, उसको अगर आप देखेंगे तो अमूमन हम यूटिलाइज मान लेता हूं आपकी बात, मैं एक दफे के लिए आपकी बात मान लेता हूं कि हम बहुत पीछे हैं, स्किल आपके पास है लेकिन उस स्किल को हम पॉलिश नहीं कर पा रहे, जंग इतना चढ़ा हुआ है। लेकिन जलालुद्दीन साहब, आप तो क्वालिफाइड कोच हैं। पाकिस्तान में जब कोचिंग की बात करते हैं तो आपका नाम सर फहरिस्त आता है और माइक हैसन जो है वो IPL में भी कोचिंग कर चुके हैं, न्यूजीलैंड टीम के साथ भी कोचिंग कर चुके हैं। उनके लिए ये शोबा, ये कोचिंग नई बात नहीं है, ट्राई एंड टेस्टेड है, फिर वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं। ज़ाहिर है, जब आप गलतियां करेंगे तो नज़र आएंगी, आपके डिसीजन से आपकी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कितनी भी आप कोचिंग करते रहें, अगर आपके फैसले अच्छे नहीं हैं और आपके रिजल्ट देखें, जो कोच होता है, हेड कोच ऑफ द टीम इज़ ए परफॉर्मेंस कोच। अगर उसकी टीम परफॉर्मेंस नहीं करे, उसके पीछे जो भी उसकी हिस्ट्री है वो काउंट नहीं होती। जब आप सेलेक्ट करते हैं या लाते हैं उस वक्त तो ये चीज़ें काउंट होती हैं, मगर जब आप एक टीम के कोच बन जाते हैं तो आपका काम है टीम को जिताना, जो टीम का हेड कोच होता है। मैं डेवलपमेंट कोच की बात नहीं कर रहा, असल काम उसका है। अगर टीम नहीं जीत रही, वो जो भी फैसला करते रहे, जितना भी क्वालिफाइड हो, जितना भी उसका एक्सपीरियंस हो, तो इसका मतलब है उसकी डायरेक्शन सही नहीं है, या उसकी असेसमेंट सही नहीं है, या कहीं ना कहीं और कोई ख़राबी हो सकती है, जिससे कि कोई ग्रुप बंदी है या जो भी उसको हम कह सकते हैं। तो आप देखते हैं कि रिजल्ट से, ख़ास तौर से हेड कोच को, तो आपने भी अभी देखा है जहाँ मुश्किल मैच होते हैं, जहाँ तगड़ी टीम आती है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग टीम कहते हैं, उन टीमों के आगे हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। हम क्या कर रहा होते हैं, अपने फेस सेविंग को
ऐसी टीमों को हरा के जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, आप नारे लगा रहा होता है कि हमने इतने जीत लिए, इतने हार लिए, वो अपनी जगह सही है। मगर अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप अच्छी टीम है, तो आपको जो टॉप टीम्स हैं उसके साथ मुकाबला करके जीत के दिखाएंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी। जलालुद्दीन साहब, आप इधर उधर चले जाते हैं, आपको पकड़ के फिर लेकर आता हूँ इस मैच की तरफ जिसमें हमें बमुश्किल एक पॉइंट मिल गया है, लेकिन इस मैच के सिनेरियो पर लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं और आपकी राय जानने की हूँ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मुंतखब करदा कौमी टीम ने अब तक 4 T20 इंटरनेशनल खेले हैं, लेकिन भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद प्लेइंग 11 के इंतखाब पर सवालात बरकरार हैं, ख़ासकर बाबर आजम की शमूलियत पर। अब भी उंगलियां उठ रही हैं क्योंकि एक जानिब कोच माइक हेसन ये कह चुके हैं कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 100 से कम है, और दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में ख्वाजा नाफे की जगह फ़खर जमान की शमूलियत हुई। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि अगर मैच होने की सूरत में बारिश की वजह से मैच 12 या 15 ओवर तक महदूद हो जाता तो चौथे नंबर पर फ़खर जमान बैटिंग के लिए जाते या बाबर आजम, और अगर आखिरी चंद ओवर रह जाते तो पावर हिटर के तौर पर शामिल किए जाने वाले शादाब खान, मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ को ही फ़ौक़ियत दी जाती। तो फिर बाबर आजम को टीम में शामिल करने की दलील क्या रह जाती है? देखिए, पहली बात तो ये समझेंगे जो बाबर आजम टीम में आए और वो अपनी उस रेपुटेशन पे आए जो वो एक क्वालिटी प्लेयर कंसिडर होते हैं। अब अगर वो आके परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं या उनका नंबर कंसिडर किया जा रहा है कि उन्हें नीचे खिलाया जा रहा है, अगर वो टॉप ऑर्डर में खेलें तो बेहतर चॉइस हो सकते हैं। जो वो अगर नहीं कर रहे तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मगर जिन 3 नामों का आपने नाम लिया जो पावर हिटर है, वो तो डिस्कार्टेड प्लेयर है, उन्हें तो दोबारा टीम में लाया गया, चाहे उसमें फ़हीम अशरफ हों या नवाज़ हों या शादाब हों। अगर आप इन पे डिपेंड कर रहे हैं तो आप कभी भी मैच, अच्छे बड़े मैच नहीं जीत सकते। तो ये भी वैसे डिस्कार्टेड प्लेयर है और वैसी परफॉर्मेंस ऑन ऑन ऑफ देते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। फिलहाल बाबर आजम का भी वही हाल है। तो आपका ओवरऑल टीम का, और अगर शाम अयूब को देख लें तो वो भी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस से नहीं कर रहा है। तो एक जनरली एक पूरी टीम को अगर देखें तो वो मीडियोकर टीम बनी हुई है। तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंडिया को हराएगी या बड़ी टीमों को हराएगी? फिर इन चीज़ों को पहले माने, फिर हम चलते हैं कि कैसे हरा सकते हैं। अब आप आ जाते हैं उस बात पे कि अगर हम जो हमारे पास अवेलेबल है उनसे हम कैसे जीत सकते हैं। देखिए, आपके पास थोड़ा बहुत अभी स्पिन बॉलिंग में स्ट्रेंथ है और जहाँ मैचेस खेल रहे हैं वो यूटिलाइज हो सकता है। हमें यूटिलाइज करना भी सही नहीं आ रहा। तो जो आप कोच की बात कर रहे हैं तो यहाँ डाउट क्रिएट हो रहा है कोच पे भी कि वो किस तरह की प्लानिंग कर रहा है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर रहा। आपने देखा कि हमारे पास 6-6, 7-7 स्पिनर्स खेल रहा है मगर हमें यूटिलाइज करना नहीं आ रहा। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, विजडम की कमी नज़र आ रही है। और जो हमारा अवेलेबल टीम में जो लोग मौजूद हैं उनकी भी यूटिलाइजेशन सही नहीं, जिसमें बाबर आजम भी कह सकते हैं, फ़खर जमान को मैचेस नहीं खिलाए जा रहे हैं। ये वो सारी चीज़ें से मिल के आप समझ रहे हैं कि एक ऐसी वहाँ पे ब्लंडर हो रहा है जिसकी वजह से हम लगता नहीं है कि हम कोई टॉप टीमों में है शामिल। जीतना मैच एक अलग बात होती है, एक कंसिस्टेंसी से अपने आप को मनवाना एक अलग बात होती है। अब देखते हैं कि 1 पॉइंट मिल गया है, हमें उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना चाहिए नहीं है इसमें जलालुद्दीन साहब, लेकिन सवाल मेरा आपके सामने ये है कि मैं ये बात नहीं कर रहा कि माइक हेसन 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, माइक हेसन को कोचिंग नहीं आती, माइक हेसन जो है वो क्रिकेट बोर्ड का गलत फैसला है। मैं इस बहस में जा ही नहीं रहा। मैं सिर्फ इस टूर्नामेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आपने उनको फुल पावर दिया है। जो टीम वर्ल्ड कप में गई है, कहा यह जा रहा है कि ये माइक हेसन की मुंतखब करदा टीम है और सिलेक्शन कमेटी जो है वो यहाँ पर कहीं थी नहीं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि उस्मान तारिक आ गए हैं तो हम आपने प्रीमियर बॉलर को भूल गए हैं, मिस्ट्री स्पिनर अबरार को हमने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया है। क्या ये फैसला समझ आता है आपको? एक तरफ आप अबरार को बैठा रहे हैं और दूसरी तरफ आप शादाब को ड्रॉप करने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये देखिए ना, यही बात मैं भी कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके पास अवेलेबल है लोग, उनमें से आप बेस्ट सेलेक्ट करें ना। क्वालिफाइड कोच कहाँ चला गया? तो पिक एंड चूज कर रहा है ना, पसंद ना पसंद कर रहा है। हर एक की अपनी फिलॉसफी होती है, वो तो वही एक्सप्लेन करेगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जो कि उसे करना चाहिए। सर, एक दिन पहले वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बाबर आजम को 14 नंबर पर इसलिए नहीं भेजा, 5वें नंबर पर इसलिए नहीं भेजा कि 10 ओवर हो चुके थे, और फिर बारिश से मुतासरा मैच में आप उसको टीम में डाल रहे हैं। देखिए, मैच तो पहले टीम तो पहले अनाउंस होती है ना, टॉस से पहले आप डिसाइड करते हैं। वो टीम होती है जो आपकी मेन टीम थी। अब उसमें आप टीम में आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन आपने फ़खर को रखा था तो ये तो ऑब्वियस था कि अगर ऊपर से रन हो गए तो आप 4थे नंबर पे बाबर को नहीं भेजेंगे।
अब ये तो वो बताते हैं उस वक्त जब होता। बहरहाल जो आप प्रिज्यूम कर रहे हैं उस हिसाब से बारिश की वजह से आपका कहना यह है कि बाबर आजम को नहीं होना चाहिए था, फ़खर आ गए थे, उनकी ज़रूरत थी। अब ये तो आप कह रहे हैं ना, जो असल डिसीजन मेकर है, जिसने फैसले करने हैं, वो क्या सोच रहा है ये हमें पता चलना चाहिए। मगर जो उसके एक्शन है और जो रिजल्ट आ रहे हैं, इससे हमें लग रहा है कि वो गलत फैसले कर रहा है। क्यों कर रहा है ये वो बताएगा, या कोई अंदर की बात है तो वो हमें पता चलनी चाहिए। इसलिए कि हर कोच का एक अपनी फ़िलासफ़ी होती है, उसको पीछे कोई रीज़न होने चाहिए जो वो सिलेक्शन करता है। अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसका मतलब वो फिर पिक एंड चूज़ वाली आपने बात की कर रहा है, जो कि गलत है। कभी भी ऐसा नहीं होता। टॉप कोचेस को जो भी फैसले करने होते हैं, एक फ़िलासफ़ी कब काम आती है, जब आपको मुश्किल डिसीजन लेने हो और उसके पीछे आपके पास रीज़न होने चाहिए, ताकि आप बता सकें कि मैंने बाबर आजम को क्यों लिया था, फ़खर को क्यों लिया था, या किसी को ड्रॉप किया तो क्यों किया। जो आपने बात की उसकी ड्रॉप करने की, क्या उसका अबरार की, सॉरी, हाँ, वो एक थोड़ा सा सबके लिए मशकूक सी बात लग रही है कि वो आपका ऐसा बॉलर है जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस करके ऑन और ऑफ देता रहता है, मगर हम देखते हैं जब भी वो परफॉर्म करता है ड्रॉप हो जाता है। और इसी तरह जो सलमान है वो भी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा, उनको पहले मिलना चाहिए था क्योंकि वो एक अच्छे बॉलर है, मैंने देखा T20 के हवाले से। और उसके साथ साथ ये जो आपके आ गए अपने मिस्ट्री बॉलर अपना उस्मान तारिक, ये अब तक परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, तो इनकी यूटिलाइजेशन और बेहतर होनी चाहिए। देखें अभी तक वो सक्सेसफुल रहे, अब तक जितने भी मैच खेले, तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि ये बॉलर अच्छा कर रहा है तो उसकी यूटिलाइजेशन सही करें ना आप। और अबरार जो कि एक आपका मेन बॉलर रहा है, आप उसको क्यों ड्रॉप करें? आप उन लोगों पर रिस्क ले रहे हैं जो अभी परफॉर्म नहीं कर रहा अच्छा। जैसे शादाब की हम बात कर लें, शादाब ने टीम में आना, एक तो थोड़ा सा उनका ऐसा था कि लोगों ने उंगलियां उठाई थी, और अब जबकि वो आगे खेल रहा है तो कोई उन्होंने अब तक ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो इसका मतलब यह है कि जो कोच की आपने बात की, मैं ज़रूर उसकी कहूँगा कि अगर उसके डिसीजन सही नहीं हो रहा है तो उस पर क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई हर बंदा कि अपनी तरीक़ाकार होता है। अगर उसमें कामयाब होता है तो वो अच्छा कोच समझा जाता है, अगर फेल होता है तो ज़ाहिर है उसको फिर सैक किया जाता है। क्रिटिसाइज करने की जो बात आप जलालुद्दीन साहब कर रहे हैं, राइटिंग ऑन द वॉल, ये चीज़ें मौजूद हैं। फ़हीम अशरफ को आप खिला रहे हैं, यूटिलाइज आप उसको कर नहीं रहे। आप बाबर को खिला रहे हैं, उसका टीम में रोल क्या है। शादाब को खिला रहे हैं और शादाब की परफॉर्मेंस आपके सामने है। आप टू मच ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फेयर इनफ 1 पॉइंट आपको मिल गया, 2 पॉइंट खोने से बेहतर है, मैच हुआ नहीं। लेकिन अब आगे क्या देख रहे हैं आप इस टीम को? श्रीलंका एंड इंग्लैंड का मैच है और 1 पॉइंट बहरहाल इसकी अहमियत है। आपको लगता है कि ये 1 पॉइंट जो है आपके लिए मेक और ब्रेक होगा? देखिए, ये तो अब आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है। क्योंकि कब पता चलेगा? जब अगले 2 मैच, न्यूजीलैंड को भी है, क्योंकि न्यूजीलैंड को भी इन्हीं 2 टीमों के साथ खेलना है। एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूँ कि ये इस वक्त कहना कि ये इसका फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ मुश्किल है। जब आप आगे 2 मैचेस खेलेंगे उसके बाद पता चलेगा कि इसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। बहरहाल अभी तो वो सिचुएशन है कि आपको ना नुकसान हुआ ना फ़ायदा हुआ, कि दोनों एक पार आ गए जिनका आपका मैच हुआ। तो ये एक तरह से एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है। आगे जो दोनों टीमें हैं, जिसमें चाहे वो इंग्लैंड है या श्रीलंका में आप किसी वक्त भी चाहे कैसा भी वो खेलें, वो हमेशा मुश्किल टीम बनती है। तो मैच तो कोई भी आपका आसान नहीं है ना। आप इंग्लैंड से जीत सकते हैं, प्लेयर वाइज भी अगर आप कंपेयर करेंगे। जो मैंने पहले बात कही थी कि पहले आप ये मान के चलें कि आप वो टॉप टीमों में नहीं है, जिसमें इंग्लैंड आता है, जिसमें न्यूजीलैंड आता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया आता है, वो टीमों में आप नहीं है। तो आपको कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स और एक्स्ट्रा एफर्ट से ही आप मैच जीत सकते हैं। उसके लिए आपको अच्छा प्लान चाहिए, जो आपने भी बात करी कि उनके पास ना कोई प्लान है, ना कुछ है, ना कंटिन्यूटी है, ना कंटिन्यूटी कहीं कंटिन्यूटी है भी तो वो गलत जगह है। टेक्निकल सवाल जलालुद्दीन साहब, जब हम ओवरसीज कोचेस को लेकर आते हैं तो उनके सामने चंद मखसूस प्लेयर होते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस होती है और वो उन्हीं के ऊपर पिक एंड चूज़ करते हैं। मेरा सबसे बुनियादी सवाल आपसे ये है कि क्या ज़रूरी नहीं है कि जो उनके लिए ब्रिज का रोल प्ले करते हैं, जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं, वो सही मानों में उनको हेल्प आउट करें हैं? क्योंकि यहाँ पर तो मामले समझ ही नहीं आ रहे। यहाँ पर ICC T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हो रहा है। तो ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता रहेगा? आपका मतलब है कि ये पहले होना चाहिए था टूर्नामेंट,
इसकी टाइमिंग सही नहीं है, क्योंकि आप ऐसा तो बहुत से टीमों में होता है कि सीज़न थोड़ा बहुत, आइडियली तो यही होता है कि ये टूर्नामेंट पहले होना चाहिए था, उसके बाद सिलेक्शन होनी चाहिए थी, मगर हम तो जैसे आपने कहा कि हम तो सिलेक्ट कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ PCL और नामों से सिलेक्ट कर रहे होते, तो डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करता है वो तो कंसिडर नहीं होता ना, या तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई करे तब होता है, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट इस पर ज़्यादा आना नहीं था। अब रहा कि आप जब ये T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, अगर वो सही नहीं कर रहा तो भाई इसकी अकाउंटेबिलिटी का भी प्रोसेस तो बोर्ड के पास होना चाहिए ना। मैं जब ये टूर्नामेंट ख़त्म करूंगा तो मैं बैठ के मुझे बताना होगा बोर्ड को कि भाई मुझसे मेरी टीम क्यों नहीं अच्छी कर सकी, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुआ जलालुद्दीन साहब 2024 में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी बोले सर्जरी करेंगे, वहां तो ड्रेसिंग भी नहीं हुई। यही बाबर आजम, यही शाहीन शाह अफरीदी, यही शादाब खान, यही साइम अयूब फिर टीम के साथ मौजूद है। तो भाई खराबी कहाँ हुई? खराबी तो वहाँ है ना, जिन्होंने जो काम करना है वो नहीं कर रहा है, जो कोच है वो अपना काम नहीं कर रहा है, जो उनको पूछने वाले हैं वो काम नहीं कर रहा है, तो फिर अल्लाह हाफिज़ चल रहा है, ऐसी चलती रहेगी। क्रिकेट तो ख़त्म नहीं होगी, मगर ये कि इसी स्टैंडर्ड पे आप क्रिकेट खेलते रहेंगे और कभी छोटी टीमों से जीत जाएंगे, या T20 में आप अच्छी टीम को भी हरा सकते हैं, क्योंकि बड़ी छोटी टीम का फ़र्क ज़रा कम हो जाता है T20 क्रिकेट में। तो आपको क्रिकेट सही करनी है, अपनी सिलेक्शन भी उसमें शामिल है, उसमें आपकी डेवलपमेंट भी शामिल है, उसमें आपके कॉम्बिनेशन भी है, ये सारी चीज़ें मिला के एक क्वालिटी टीम बनती है। आपको इसमें ज़्यादा नहीं है, दूसरी टीमें सामने उनको देख के आप सीख सकते हैं, अगर सीखना चाहें, गलती मानेंगे तब आप सीखेंगे ना। आप अपनी गलती नहीं मान रहे तो आप सीखेंगे कहाँ से? तो जो हमने माइक हसन को देखा है वो तो गलती मान ही नहीं रहे ना। जो गलती नहीं मानेगा तो वो फिर कभी अपनी चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो मुझे तो यही लग रहा है, मगर जो आपने बात की कि भाई अगर वो गलत फैसले कर रहे हैं या वो सही नहीं है, तो भाई कोई तो उसकी अकाउंटेबिलिटी करे ना। आप बिठाएं सामने 4 लोगों को, क्वेश्चन हो उनके साथ, वो जवाब दें, सेटिस्फाई कर सकते नहीं कर सकते तो वो फिर आप उन पर डिसीजन लें। और वो तो कहने का मकसद ये हो नहीं रहा ना, आप जो कह रहे हैं ना, तो मैं भी ये कह रहा हूँ होना चाहिए, नहीं हो रहा तो खराबी तो ऑलरेडी वहाँ मौजूद है ना फिर हर तरफ। तो उसी खराबी का नतीजा ये है कि हम जिस तरह की टीम सेलेक्ट करते हैं, जिस तरह के डिसीजन लेते हैं, उसके रिजल्ट जो आते हैं वो फिर हम रोने रखते हैं। मगर पहले आप ये मान लें कि आप में खराबियाँ बहुत सारी हैं, चाहे वो प्लेयर वाइज इंडिविजुअल ले लें या आप एज ए टीम ले लें, कोच ले लें, ओवरऑल क्रिकेट सेटअप में चले जाएं, तो उन सब चीज़ों की ज़रूरत है सही करने की, जो हम 10 साल से कह रहे हैं कुछ नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो वो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, धक्के पे चीज़ें चल रही हैं और चलती रहेंगी। टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड कोच, वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन साहब गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। एक और अहम मौजू, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लीग में एक चैलेंज दरपेश है, उस पर जलालुद्दीन साहब से बात करेंगे। भारत अब फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी सियासत का रंग भरता दिखाई दे रहा है और इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लीग से दूर रखने की एक गैर एलानिया हिकमत अमली अपनाई जा रही है। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक अगले माह होने वाली दी 100 की नीलामी में वो फ्रेंचाइजीज पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर गौर नहीं कर रही जिनके मालिकान भारतीय IPL ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। उनमें मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियन लंदन, सदर्न ब्रावो और सनराइज़र लीडर्स शामिल हैं। 2009 के बाद से सिफारती कशीदगी के बायस पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट रवाबित बहाल नहीं हो सके। ज़राए के मुताबिक अब T20 लीग्स में भारतीय सरमायाकारी के तनाजुर में एक गैर तहरीरी उसूल के तहत पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड वाज़ेह इंसदाद इम्तियाज़ पॉलिसी की बात करता है, मगर खदशा यही है कि मैनचेस्टर, लीड्स और लंदन जैसे शहरों में बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी के बावजूद मुकामी टीमों में पाकिस्तानी नुमाइंदगी दिखाई नहीं देगी। माजी में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम इस टूर्नामेंट का हिस्सा रह चुके हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान भी पहले खेल चुके हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 67 क्रिकेटर्स ने मार्च में होने वाली T20 लीग दी 100 के लिए खुद को रजिस्टर्ड कराया है। जलालुद्दीन साहब, दी 100 में ये मामला नहीं है। अभी ILT टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पर 6 टीमें थीं और 6 में सिर्फ एक टीम थी जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लुक आफ्टर कर रही थी और बाकी जो तमाम टीमें थीं उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी तो क्या कोई कोचिंग स्टाफ का बंदा भी शामिल नहीं था। तो इस सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, जब तक आप लड़ रहे हैं तो फिर आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। अगर आप किसी से लड़ रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं लड़ूंगा भी और मेरी हर बात मानी जाए। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी है, वो आपको आइसोलेट करना चाहता है, आपको डैमेज करना चाहता है। जो
टाइम टू टाइम हमें नज़र आता है। और जहाँ पे फिर ये फ्रेंचाइज की बात आ गई तो ये पहले भी हमने देखा है, जब आईपीएल में 2000 के बाद से पाकिस्तानी कोई प्लेयर नहीं गया, उसमें भी कोई रिटर्न नहीं है कि आप नहीं लेना है, मगर पता है कि नहीं लेना है। तो इसी तरह दूसरी फ्रेंचाइज में जहाँ इंडियन का होल्ड है वहाँ पे भी वो अनरिटेन, जैसे आपने कहा ना, इंग्लैंड में ये पॉलिसी नहीं है, सबके लिए बराबर होता है, मगर कि कोई ये कह के नहीं लेगा कि हम इस वजह से नहीं ले रहा, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ फ्रेंचाइज का होता है कि वो किसको पिक करे और किसको ना करे, क्योंकि एक बिजनेस भी है। तो इसमें आप किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते, मगर ये बात लिखी भी है कि आपकी और इंडिया की जो लड़ाई है वो ख़ास तौर से खाली सरहदों पे नहीं है, अब वो स्पोर्ट्स में भी आ गई है। तो अब जब आप एक बड़े ताकत से लड़ते हैं तो फिर नुकसान के लिए भी आपको तैयार होना पड़ता है, और नुकसान वो इसी शक्ल में हो रहा है कि कहीं आपको वो खेलने नहीं देते, कहीं आपको गलत अपने आप मनवाते हैं कुछ चीज़ें, और फिर आपके प्लेयरों को सेलेक्ट नहीं करते, तो इसमें प्लेयरों का नुकसान होता है। तो ये चीज़ें हमें जब हम सही कर सकते हैं, मैं पहले कर चुका हूँ कि पहले आप अपनी टीम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप इंडिया को हराएं, ताकि आपकी वैल्यू बने। खाली मुंह से आप कह के लड़के कोई फ़ायदा नहीं है, इसके लिए आपको प्लान करना है अपनी टीम को अच्छा। जब आप उन्हें हराने लगेंगे तो आपके फाइनेंशियल हालात भी थोड़े बेहतर हो जाएंगे, अब से बेहतर होंगे। आपको वैसे तो फाइनेंशियल हालात बुरे नहीं है, मगर इंडिया से लड़ने के लिए आपको क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स में मैं बात कर रहा हूँ कि आपको टीम ऐसी करनी है जो इंडिया को हराए, और फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो तो फिर हम देखते हैं कैसे नहीं सिलेक्ट करेंगे। आपकी अपनी फ्रेंचाइज भी बहुत सी आ जाएंगी उस वक्त मैदान में, तो आप उनसे ये काम करा सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब लड़ाई हो रही है तो फिर रोना नहीं होता, फिर रोना गाना नहीं चलेगा। अब आपके प्लेयर नहीं ले रहा है, वो सफ़र करेंगे, वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और जिससे फाइनेंशियली भी नुकसान है प्लेयरों का। ओवरऑल जो दुनिया में क्रिकेट खेले है उसमें आपकी पार्टिसिपेशन कम होगी। तो जब लड़ाई जब तक है तो तब तक तो ये चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी है, और आप इसका तोड़ अगर निकालना चाह रहे हैं तो फिर अपनी टीम को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को, जैसे वो आपको हराता है, आप उसे हराएं, ताकि आपकी वैल्यू बने, एक टीम टॉप टीमों में आए, और फिर उससे आपको ज़ाहिर है कि आप फाइनेंशियल फ़ायदा होता है। तो ये आपको बर्दाश्त करना है अगर आपने लड़ाई लड़नी है। बहुत शुक्रिया। टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे। उधर इंग्लैंड लाइन पहले T20 मुकाबले में पाकिस्तान शाहीन्स को 4 विकेट से शिकस्त दी। अबू धाबी में खेले जाने वाले पहले T20 मैच में इंग्लैंड लाइन ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान शाहीन मुकर्रर ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 152 रन बना सकी। शामिल हुसैन ने 39 गेंदों पर 4 चौकों और 4 छक्कों के साथ 57 रन स्कोर किए। विकेट कीपर साद बेग और अब्दुल समद ने 21 रन स्कोर किए। जवाब में इंग्लैंड लाइन्स ने हदफ 19.1 ओवर में हासिल कर लिया। इंग्लैंड लाइन्स के स्ट्राइबर ने 48 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 64 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से आकिफ जावेद ने 3 ओवर में 22 रन के एवज 2 विकेटें हासिल की। अहमद दानियाल, साद मसूद और सुफियान मुकीम ने एक खिलाड़ी को आउट किया। इंग्लैंड लाइन्स को 3 T20 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल हो गई है। पाकिस्तान शाहीन्स और इंग्लैंड लाइन्स के दरमियान दूसरा T20 22 और तीसरा T20 मैच 24 फरवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी और सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। तो ये फैसला होना बाकी था कि कोच ओलंपियन ताहिर ज़मान की कोचिंग में काम करने वाली मैनेजमेंट का मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर मोइनुद्दीन वानी ने बड़ा फैसला किया है कि वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए मौजूदा टीम मैनेजमेंट को मिस्र नहीं भेजा जाएगा और नई मैनेजमेंट का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर मोइनुद्दीन वानी ने ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना का दौरा करने वाली कौमी टीम की मैनेजमेंट से मुलाकात की। इस मुलाकात की क़यादत हेड कोच ओलंपियन ताहिर ज़मान कर रहे थे। इजलास में दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान सामने आने वाली बदइंतज़ामी के वाक़यात पर तफसीली बातचीत हुई और मैनेजमेंट का मौक़िफ़ सुना गया। वफ़द ने दरख्वास्त की कि उन्हें मुस्तक़बिल के दौरों में बेहतरी और खिलाड़ियों की पेशेवराना तरबियत के हवाले से जामे रिपोर्ट तैयार करने का मौका दिया जाए। मोइनुद्दीन वानी ने यह दरख्वास्त मंजूर करते हुए फैसला किया कि मैनेजमेंट मिस्र जाने के बजाय इस्लाहाती रिपोर्ट की तैयारी पर तवज्जो दे ताकि फेडरेशन को वाज़ेह रहनुमाई फराहम की जा सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान में हॉकी के तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया है। एडहॉक सदर ने इंतज़ामी और खेल से मुताल्लिक़ उमूर को अलग अलग करने का ऐलान किया है। 2 नई कमेटियाँ कायम की जा रही हैं, गवर्नेंस मैनेजमेंट कमेटी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी। गवर्नेंस मैनेजमेंट कमेटी इंतज़ामी मामलात, माली उमूर, ह्यूमन रिसोर्सेज, वसाइल के हुसूल और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएगी। दूसरी जानिब प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी में साबिक ओलंपियन, कोचेस, ट्रेनर्स और स्पोर्ट्स मेडिसिन माहिरीन शामिल होंगे जो खिलाड़ियों की तरबियत और कारकर्दगी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेंगे।
उधर कराची प्रेस क्लब में बैन सूबाई राब्ते की स्टैंडिंग कमेटी की रुकन मेंबर कौमी असम्बली शैला रज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 2 साल से फेडरेशन के हुक्काम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे। वज़ीर आज़म का शुक्रिया जिन्होंने नोटिस लिया और मामला दुरुस्त अंदाज में चलाने का फ़ैसला किया। करप्शन सिर्फ दौरे ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुई, फेडरेशन ने हमेशा फ़ंड्स की कमी का रोना रोया है। ओलंपियन राना मुजाहिद और ओलंपियन शहबाज सीनियर बदउनवानियों में मुलव्वस हैं। शैला रज़ा ने मज़ीद कहा कि जब स्पोर्ट्स बोर्ड ने खुद जिम्मेदारी ली तो फिर करोड़ों का चेक क्यों दिया। हमने जिस तरह से तकरीबन 2 साल से ज़्यादा से आवाज़ उठाई, ये सिर्फ पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स के साथ ज़्यादती नहीं हुई है, ये पाकिस्तान के फ्लैग को सरनिगू किया गया है। आज जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ और वहाँ पे हमारे, अब खिलाड़ियों को मेरी आदत है, बच्चे ही कहती हूँ, वहाँ पे हमारे खिलाड़ी जो हैं वो रुल गए बुरी तरह से और उनके जाना अभी जो है वो एक दिन आगे बढ़ा, उसमें भी पैसे खर्च हुए, लेकिन ये पहला वाक़या नहीं था। लेकिन अब फिर शहबाज सीनियर को जो है वो न सिर्फ ये कि उनको बतौर नुमाइंदा पीएचएफ का शामिल किया गया है, शहबाज सीनियर को कि इलेक्शन को पीएचएफ की तरफ से मॉनिटर करेंगे, उसके साथ साथ ये जो हालिया दौरा ऑस्ट्रेलिया है इनको बतौर स्पेशल ऑब्जर्वर बना के भेजा गया है, जहां ये झूठे बयानात जारी करते हैं और पाकिस्तान हॉकी टीम के हवाले से ख़बरों को मुल्क दुश्मनी और सोशल मीडिया व्यूज़ का टैग लगाकर झूठा करार देते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में चलें, कुछ लोग को तो कहीं से कह दिया गया कि मत बोलो, लेकिन कुछ लोग को आपने बोलने का कह के इस हद तक आगे कर दिया कि वो कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कब तक डिस्कस होगी, आगे ले जाएं। आगे ले गए ना आप, लीजिए आपके मुंह पे काला खा गई। ये बात सही है कि स्टैंडिंग कमेटी में कहा गया था कि 25 करोड़ इनके हाथ में नहीं दिए जाएंगे। हमसे भी कहा गया था हम ये 25 करोड़ खुद होटल बुक कराएंगे, खुद जो है टिकट कराएंगे, तो फिर इंतज़ाम इनके हाथ में क्यों दे दिया कि टिकट नहीं करा सके। पाकिस्तान हॉकी की कश्ती भंवर में थी, है और जाने कब तक रहेगी। पाकिस्तान हॉकी के उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए ओलंपियन समीर हुसैन वीडियो लिंक पर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। समीर, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर एड हॉक लग चुका है, पाकिस्तान के लिए आप खेले हैं, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में आप रहे हैं, इस नई सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं एक ऐसे मौके पर जब आपकी टीम मिस्र जा रही है वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए? जी या बिल्कुल, इस वक्त जो पोजीशन है मैं समझता हूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड, और एज़ कम्पेयर टू प्रो लीग के लिहाज से जो है डेफिनेटली उसमें हमारी जो पार्टिसिपेशन थी उसमें हम एक एक्सपीरियंस गेन कर सकते थे एक अच्छी टीमों के साथ खेलकर, जो कि हमारे लिए वर्ल्ड कप के लिए एक अहम प्रैक्टिस सेशंस होते हैं या आपके समझ लें कि एक्सपीरियंस गेन करते कि जो एक हमारी टीम बनी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली ये एक वाकया हो गया है और मैं समझता हूँ कि ये एक अनप्रोफेशनलिज्म पूरा था कि जिसमें टीम्स के लिहाज से देखें, कोई भी टीम हो अगर उसको आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस कभी भी नहीं आ सकती। और बहरहाल जो भी हुआ बड़ा बुरा हुआ, पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई इस लिहाज से, और उसका खमियाजा डेफिनेटली हुकूमत ने उसके ऊपर एक अच्छा एक्शन लिया और मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव एक्शन है और फ्यूचर में राइट मैन फॉर राइट जॉब हो और प्रोफेशनल लोग हैं। एक अच्छी मुझे प्रेसिडेंट साहब की जो आपने अभी बताया है कि उन्होंने एक लाए अमल बताया अपना फ्यूचर के लिहाज से कि वो फ्यूचर में किस तरह की कमिटीज़ बनाना चाहते हैं और एक्सपीरियंस लोग रखना चाहते हैं, प्रोफेशनल लोग रखना चाहते हैं। समीर हुसैन साहब, मैं आपको नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पाकिस्तान हॉकी जो है वो जैसे कलीमुल्ला से सलीमुल्ला, सलीमुल्ला से कलीमुल्ला, पाकिस्तान हॉकी भी ऐसे ही चल रही है। कभी ये तो कभी वो, और कभी वो मैनेजमेंट में आ जाते हैं, कभी ये मैनेजमेंट में आ जाते हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा? ये आपको लगता है कि इस बार कुछ अलग होगा? देखें, सिनेरियोज इस वक्त जो हैं ओवरऑल देखा जाए तो सबके सामने हैं। पास्ट में जिन लोगों ने काम किया उनकी भी इस वक्त आपको पता है कि मैनेजमेंट स्किल्स क्या थी और प्रोफेशनलिज्म कितना नज़र आ रहा था। देखिए, सिर्फ रोना ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। 2014 की मिसाल मैं आपको दूंगा, आपकी प्रोग्राम से तवस्सुस था कि उस वक्त पाकिस्तान टीम के जाने के बड़े मामला हो रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी में हम जाना चाह रहे थे।
लेकिन उस वक्त नदीम उमर साहब, उन जैसे और बहुत से लोग जो थे पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन बात वही है कि वो मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन अगर उस पैसे को सही जगह यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, लड़कों के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, तो यही हालात रहेंगे। ठीक है समीर हुसैन साहब, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, मुझे ये बता दीजिए कि किसको आना चाहिए मैनेजमेंट में? आपको कोई नज़र आ रहा है? आपको अगर ये जिम्मेदारी दी जाती है तो आर यू रेडी? डेफिनेटली, देखें, पाकिस्तान के लिए हम हमेशा हाजिर हैं और सर्व करने के लिए। पास्ट में हमारी परफॉर्मेंस भी आप देख लें कि 2014 में चैंपियंस ट्रॉफी में हम सिल्वर मेडल 20 साल बाद लाए थे, एशियन गेम्स का सिल्वर मेडल था, वही मैनेजमेंट्स थी, सारी चीज़ें थी। मैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए हमेशा हाजिर हूँ और चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान टीम कहीं ना कहीं अच्छे लोगों के हाथों में आए, और ज़रूरी नहीं मैं हूँ, लेकिन एक ऐसे लोग हों जो पॉजिटिवली लड़कों के साथ इंगेज हो, क्योंकि लड़के बुरे नहीं हैं। आपकी इस वक्त टीम में पोटेंशियल है और उनके अंदर है कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उनको फैसिलिटेट किया जाए। और इसमें मैं बड़ा मोहसिन नकवी साहब का शुक्रगुजार है कि उन्होंने स्टेप लिया और बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, मोहिउद्दीन साहब, वो भी इसको स्टैंड को आगे लेकेंगे और लड़कों को फैसिलिटेट करें, और जो भी मैनेजमेंट लेके आए पॉजिटिव और अच्छे लोगों को लेके आए, ताकि पाकिस्तान की जितनी बदनामी हो चुकी है उसको कवर किया जा सके। बहुत शुक्रिया। ओलंपियन समीर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान हॉकी के हवाले से अपने ख्याल कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।